अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 20 की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास इस लेक्चर का यानी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एक्सरसाइज। ऑलमोस्ट हम चैप्टर बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हम एक्सरसाइज भी हमारी हो गई है। तो मैं एक दफ़ा सिर्फ गो थ्रू कराना चाह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। वैसे बच्चों आप हमसे वैसे भी व्हाट्सएप पे भी अपने सवाल, अगर आपका कोई क्यूरी रहती है, कोई प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, वैसे तो होगा ही नहीं इंशाल्लाह, चैप्टर आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई लगता है कि सर ये वाली बात नहीं समझ आ रही तो आप डिस्कस कर सकेंगे। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आपको थोड़े बहुत मतलब एक बच्चे के लिए हो सकता है कि सर इसको कैसे करें, तो वो मैंने आपके सामने अभी इसको डिस्कस करना है। तो हमारे पास इसमें एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है बच्चों। यहाँ पे उस तरह इनको नहीं डिस्कस किया जा सकता जैसे हम रेगुलर क्लास के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं कि जैसे एक बच्चा रीड कर रहा होता है तो हम उसका ऑप्शन सामने सॉल्व भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रीडिंग का ऑप्शन है नहीं, तो मल्टीपल चॉइस जो है उनके मैंने आंसर लिखे हैं कि आप इनको ज़रा चेक कर लें कि यही आंसर बनते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ वो डिस्कस भी कर पाएगा। जैसे फर्स्ट मल्टीपल चॉइस है ऑप्शन डेल्टा डी, सेकेंड डी, थर्ड बी, 4B, 5D, 6D, 7D, 8 बीटा बी जिसे हम कहते हैं, 9 डेल्टा डी, 10A और 11 जो है वो बी ऑप्शन है। तो ये बच्चों इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। बुक में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो, वैसे तो बहुत सिंपल से हैं क्योंकि कैलकुलेशंस के बगैर हैं, आप लोगों ने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं क्योंकि हम जूम पे आपकी क्लास साथ साथ डिस्कस भी कर रहे होते हैं। तो उसमें आप बच्चों ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये ऑप्शन कैसे बनता है। अब हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनके अंदर अगर हम देखें तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन 1 से 17 तक मैंने सारे देखे हैं। एक दफ़ा इन क्वेश्चन को देखा तो ये सारे क्वेश्चन एज़ इट इज़ जैसे मैंने नोट्स आपको लिखवाए हैं या बताए हैं, उन नोट्स में जैसे वो सॉल्व हैं इसी तरीके से ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व मौजूद हैं आपके पास। 1 से 17 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी बच्चे को, अगर वो लेक्चर सारे रिवाइज़ किए हुए हैं तो उसको वो सारे क्वेश्चन उसी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। अब ये न्यूमेरिकल है जो कि हमने नहीं किया होता, तो इसलिए इसके फार्मूले तो हमने पढ़े होते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में। तो इस फार्मूले इसके लिए मैं हिंट्स दे रहा हूँ, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों उसने आपको एनर्जी दे दी है, एनर्जी वो कहता है 10⁻⁻16 जूल है, ये एनर्जी गिवन है। ए पार्ट में मुझसे कहता है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, इसी तरीके से वेव लेंथ बताओ, इसी तरीके से हमारे पास उसके वेव नंबर बताओ। तो एनर्जी की वैल्यू आपको गिवन है, आपने इसमें फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ और वेव नंबर बताना है। और बी पार्ट में फिर सेम यही फार्मूलेज लगने हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी आपके पास हर्ट्ज़ में आनी चाहिए और वेव लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में, जबकि यहाँ वेव लेंथ जो ए पार्ट में है वो मीटर में निकलेगी, तो यहाँ सेंटीमीटर में लेंथ निकाल दो। और यहाँ पे जो वेव नंबर है वहाँ पे आपने मीटर में निकाला है तो इसको पर सेंटीमीटर में निकाल दो। तो बच्चों हम फार्मूला लगाते हैं, हमें पता है सिंपल सा न्यूमेरिकल है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल फिर भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल हैं। तो हम इस फार्मूले पे जा रहे हैं। हमें एक फार्मूला याद है, E = h/ν। ये हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर फार्मूला पढ़ा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और h प्लांक्स कांस्टेंट है। बच्चों इस प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू वैसे भी हमें पता है कि ये हमारे पास 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है, ये वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको ज़बानी याद रखनी पड़ेगी। तो अब मुझे एनर्जी गिवन है जूल में, तो बच्चों ये एनर्जी की वैल्यू ऊपर पुट कर दूंगा और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए, ज़बानी ये गिवन नहीं होगी। तो 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसके अंदर फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो बच्चों जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है वो हमें आता है, क्योंकि इससे ही हमने निकाला है। तो फ्रीक्वेंसी = E/h, तो हमारे पास E की वैल्यू है 10⁻⁻16 और H की वैल्यू 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इसमें जो हमारे पास जूल है जूल से कैंसिल हो जाएगा, ये जूल से कैंसिल हो जाता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर 1.51 × 10⁻17 पर सेकंड आता है।
ये आंसर हमारे पास कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब हमने फ्रीक्वेंसी तो फाइंड कर ली, यानी ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। जब फ्रीक्वेंसी आती है तो हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। हमें वेवलेंथ का एक फार्मूला भी याद है बच्चों, उसका साइड पे हिंट्स भी दे देता हूँ। और वो हमारे पास एक तो रिलेशन हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और इसकी वैल्यू क्या पढ़ते हो बच्चे? इसकी वैल्यू पढ़ते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आप पढ़ते हो। अब देखें, इसमें मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, क्योंकि मैंने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो इस फार्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वेवलेंथ को इधर ले आया हूँ और फ्रीक्वेंसी को साइड पे ले गए। तो वेवलेंथ आपके पास आ जाएगी सी ओवर न्यू आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी फिजिक्स में एफ से डिनोट होती है, हमारे पास न्यू से डिनोट होती है। अब इसी तरीके से इसकी जगह वैल्यू मैंने पुट कर दी। सी की वैल्यू मुझे ज़ुबानी याद रखनी पड़ेगी बच्चों। ये कहाँ से आई? ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी आपने निकाली 1.51 × 10⁻17 पर सेकेंड। तो बच्चों ये पर सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास मीटर में लेंथ आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1.98 × 10⁻⁹ मीटर आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने इसकी वेवलेंथ भी सॉल्व कर ली है। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगर आपने याद की हुई है बच्चों तो उसी से न्यूमेरिकल है ये। तो उसमें फार्मूला है हमारे पास न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा। न्यू बार इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा। न्यू बार क्या चीज़ है? वेव नंबर है बच्चे। न्यू बार सिर्फ न्यू है तो फ्रीक्वेंसी है, न्यू के ऊपर बार का साइन है तो वो आपके पास वेव नंबर है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा हो जाएगा। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लेमडा की वैल्यू अभी आपने निकाली 1.98 × 10⁻⁹ मीटर। तो इसको इसके नीचे आप डिवाइड करें, आपके पास आंसर 5.01 या 5.0 लिख दें × 10⁸ पर मीटर, क्योंकि ये मीटर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पर मीटर में आ जाएगा। अब इसका बी पार्ट आप लोगों को एज ए होमवर्क मैंने दिया है। क्यों दिया है? कि थोड़ी सी बच्चों आपको प्रैक्टिस हो। मैं आप इसमें आपको थोड़े से टिप्स साथ बता रहा हूँ कि आपने करना क्या है। अब उसने लिमिट लगा दी, फार्मूला फिर यही यूज़ होने। फार्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में निकालनी है। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का आंसर तो यही आएगा, पर सेकंड जो है साइकिल पर सेकंड हर्ट्ज ही होते हैं। तो इसलिए साइकिल पर सेकंड में आंसर यही आएगा। इसमें तो मुझे कोई चेंज नहीं करना होगा। इसका मतलब है जब बी पार्ट है इसका बी पार्ट और इसका आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ अब मुझे सेंटीमीटर में पुट करनी है। तो बच्चों इस जगह पे मुझे एक काम करना पड़ेगा और इस बी पार्ट में काम क्या करना पड़ेगा? यहाँ मैंने जो वेवलेंथ पुट की है वो मीटर में है। तो अगर मैं कहूँ सेंटीमीटर में वेवलेंथ कैसे पुट होगी, तो बच्चों वेवलेंथ सेंटीमीटर में अगर आप लिखोगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा पर सेकंड। सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा पर सेकंड। ये आप इस तरीके से इसको पुट करोगे, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, ये होता है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज मुझे ये करना होगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बाकी यही रहेगा। सॉल्व करूँगा तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना होगा? देखो ये तो पर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। इसके अंदर भी बच्चों मुझे चेंज करना पड़ेगा। और इसके अंदर मुझे क्या चेंज इसमें करना है कि यहाँ पे मेरे पास जो वेवलेंथ आई होगी वो पर सेंटीमीटर में आई होगी। तो पर सेंटीमीटर वाली वेवलेंथ यहाँ पे यानी सेंटीमीटर में आई होगी, तो इसके नीचे सेंटीमीटर वाली वेवलेंथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर यहाँ पे पर सेंटीमीटर में वेव नंबर का आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हम इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका बी पार्ट आपने खुद प्रैक्टिस करना है, ये आपका एज ए होमवर्क है, क्योंकि चैप्टर हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं बच्चों। तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको एज ए होमवर्क दी जाती हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास है, ये हमारी बुक में बच्चों ये लिखा हुआ है। ये नंबर मैंने इसीलिए लिखा है कि बुक में ये नंबर है, अदरवाइज़ बच्चों इसका नंबर तो नेक्स्ट 17 के बाद 19 बनना चाहिए। तो बुक के अंदर भी हम अपनी करेक्शन कर सकते हैं कि ये 19 क्वेश्चन है, लेकिन बुक की तरतीब से अगर देखें तो वो बुक थोड़ा सा इसको ऐसे लिख रहा है। ये रेडियस की डेरिवेशन मैंने बड़ी डिटेल से बच्चों यहाँ पर पढ़ाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है रेडियस से, कि रेडियस का जनरल फार्मूला दे दिया गया आर एन, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट एप्सिलॉन नॉट h² n² पाई ई की पावर ई स्क्वायर और m। हमें पता है कि n² जो है वो बेसिकली शेल नंबर है और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, इसे वैक्यूम परमिटिविटी कहते हैं।
तो ये हाइड्रोजन के लिए उसने मुझे कहा हुआ है इसका Rn निकालें। अच्छा, दो पार्ट कहे हैं, उसने कहा कि अगर N1 हो N2 हो तो R2 माइनस R1 यानी डिस्टेंस कितना आएगा दरमियान में। इसी तरीके से उसने मुझे कहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है nth ऑर्बिट 8 ऑर्बिट में हो और दूसरा 3 इलेक्ट्रॉन 8 ऑर्बिट से जंप करके थर्ड में आता है तो जो R8 माइनस R3 इसका डिफरेंस कितना आएगा। तो मैं पहले तो इसको सिंपलीफाई फॉर्म, वैसे भी हमें याद होता है बच्चों इसका पूरा फार्मूला 0.529 एंगस्ट्रॉम की इक्वल होता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ Rn इज इक्वल टू, तो मैं हाइड्रोजन नहीं करता, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म बना दूँ तो इसको मैं n लिख सकता हूँ बच्चे, यहाँ n लिख दूँ तो मैं इसकी जगह देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, n का स्केयर उसी तरीके से छोड़ दिया, 3.14 पाई ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 है। ये हमारे पास है जी। इन सब वैल्यूज़ को अगर आप पुट करें तो आंसर आपने पहले भी इसको ड्राइव किया हुआ है, रेडियस की डेरिवेशन में 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हमारे पास इसका जनरल फार्मूला बन गया, ये तो हमें पता है कि इसका ये जनरल फार्मूला है। अब वो कहता है कि फर्स्ट n इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है n इज इक्वल टू 1 R1 निकालें फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो n इज इक्वल टू 1 R1 0.529 1 का स्क्वायर, तो आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए ये निकालें n इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू 2 करेंगे, R2 आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 2.11, R2 में से R1 माइनस करें तो R2 में से R1 माइनस करें तो R2 है 2.11 माइनस R1 है 0.529, डिफरेंस 1.581 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। फिर इसमें आपके लिए बी पार्ट होमवर्क कि ये बच्चे कैसे करेंगे। अब आप इसमें क्या करोगे बच्चों, इसमें आप n इज इक्वल टू 8 लिखोगे और R8 हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम ऐसे ही हो जाएगा, n स्क्वायर की जगह 8 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे R8 हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 के लिए n इज इक्वल टू 3 होगा तो R3 हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करके आप उसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे तो वो R3 आ जाएगा। फिर आपने क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे आपने R8 का जो आंसर आया उसमें से R3 माइनस कर दोगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 8th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में आता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को आज का लेक्चर भी अच्छा समझ आया होगा। चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में सारा सिलेबस हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, तो आज की एक्सरसाइज सिर्फ गो थ्रू करानी थी ताकि बच्चा ये ना कहे कि एक्सरसाइज हमारी रहती है। अदरवाइज़ बच्चों आपने एक्सरसाइज इसकी बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर के अंदर डिस्कस की हुई है, सारे क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे साथ बच्चों डिस्कस कर सकेगा। थैंक यू वेरी मच।